हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल्व। आज आपका एक नया सब्जेक्ट शुरू होने जा रहा है। तो आइए इस सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है, ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन। और सही बात है, जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे तब तक आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि आपकी जीएस वीक है अभी तक, या आप और बेटर कर सकते हो, तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो और बेटर कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है इस कि इन लेक्चर्स के बाद आपकी जीएस काफ़ी अच्छी हो भी जाएगी। तो आपके नए सब्जेक्ट का नाम है इंडियन पॉलिटी। ये इसका लेक्चर 1 है। और इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं हम देखते हैं। एक्चुअल में हमें इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ना है। तो उसमें देख लिए हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहले तो हम सबसे पहले ब्रीफ आइडिया लेंगे एक कॉन्स्टिट्यूशन का, कि एक्चुअल में हमें कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ना क्या क्या है, हमें कौन कौन से टॉपिक्स उसमें देखने हैं, क्या पढ़ना है, क्या इग्नोर करना है, ये सब कुछ देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक टॉपिक को उठाएंगे जिसका नाम शेड्यूल्स है, वो देखेंगे। और ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसको देख लीजिए। अगर आपकी कोई डाउट या फिर कोई क्वेरी कुछ भी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं edu.civilsolve@gmail.com पे। और अगर आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे फॉलो करना चाहते हैं तो इस लिंक के थ्रू, या सिंपली सर्च करके टेलीग्राम पे सिविल सॉल्व सर्च करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो मैंने इसको पहले तो मेजर टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है कि हमको मेजर इसमें पढ़ना क्या है। ये पहले मैंने मेजर टॉपिक्स में डिवाइड किया है, फिर जब हम इनको पढ़ेंगे तो ये फर्दर सब टॉपिक्स में डिवाइड होते चले जाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार। पहले देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। हम इसमें देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या चीज़ और ये कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या हैं। ओके, फिर देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का मतलब है कि भाई एक दिन में तो बन नहीं गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कुछ समय लगा होगा, कुछ प्रोसेस हुई होगी। तो वो प्रोसेस क्या रही, क्या क्या इवेंट्स रहे, उन सबको समझने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे शेड्यूल्स, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, शेड्यूल्स हमारे 12 हैं। ओके, फिर हम पढ़ेंगे रिसोर्सेस। रिसोर्सेस मीन कि भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो उसमें कुछ चीज़ें हमारी अपनी हैं, कुछ चीज़ें हमने अदर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाई हैं। तो कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है, क्या लिया गया है, ये सब जो हम पढ़ेंगे वो रिसोर्सेज में पढ़ेंगे। ओके, फिर हम पढ़ेंगे प्रीएम्बल। ठीक, फिर पढ़ेंगे ओवरव्यू ऑफ पार्ट्स एंड आर्टिकल्स। इस वाले पोर्शन को पढ़ने के बाद आप ये देखेंगे कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही टैकल कर ले रहे हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसकी एक ट्रिक रहती है। ओके, फिर हम पढ़ेंगे पार्ट्स। पार्ट्स हमारे यहाँ कितने, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब हमारे यहाँ 22 पार्ट्स थे। फिर अमेंडमेंट होते रहे तो उसमें चीज़ें इंक्लूड होती गए, नए नए लॉज जुड़ते रह गए। तो अगर हम पार्ट्स की बात करें तो ओरिजिनल हमारे 22 थे, अगर हम अमेंडमेंट्स को भी इंक्लूड कर लेंगे तो हमारे पार्ट्स हो जाएंगे 25। ओके, फिर हम देखते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हमारे ओरिजिनल थे 395 थे, क्या हैं, ओके 95। लेकिन फिर भाई अगर हम अमेंडमेंट्स को इंक्लूड करेंगे तो ये हमारे बन जाएंगे 450 प्लस आर्टिकल्स। ओके, अब फिर पढ़ेंगे हम अमेंडमेंट्स। ये सबसे लास्ट पोर्शन रहेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा। सभी इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग शेड्यूल्स, कि भाई शेड्यूल्स है क्या। सबसे पहले तो ये जाने कि शेड्यूल्स है क्या। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना था तो कुछ चीज़ें उसमें छूट गई थी, रह गई थी, कुछ इन्फॉर्मेशन। तो वो ये जो शेड्यूल्स हैं वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन ही हैं। ठीक है, जो आर्टिकल्स में मेंशन नहीं की गई थी उनको अलग से शेड्यूल बनाकर डाल दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारी शेड्यूल्स हैं, यानी कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ओके, तो शुरुआत में क्या था, शुरुआत में हमारी शेड्यूल्स जो थी वो 8 शेड्यूल्स थी। फिर 4 अलग अलग अमेंडमेंट से 4 शेड्यूल्स हमारी आई, और फिर ये कितनी हो गई, 12। यही 12 शेड्यूल्स को हमें पढ़ना है। प्रेजेंट पे 12 ही शेड्यूल्स हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट शेड्यूल, शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में क्या लिखा है,
नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, नेम्स ऑफ द यूटीज़ एंड देयर एक्सटेंट। मतलब बताया गया है कि स्टेट्स और यूटीज़ के बारे में बताया गया। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, आइए देखते हैं। इनिशियल लेवल पे हमारे यहाँ क्या था, हमारे यहाँ इनिशियल लेवल पे 28 स्टेट्स प्लस 7 यूटीज़, ठीक है। और फिर क्या हुआ 2014 में तेलंगाना या तेलंगाना स्टेट्स बना, जो कि हैदराबाद से अलग हुआ था। तो एक स्टेट ब्रेक हुआ है ना 2 स्टेट्स में, तो ये 29 स्टेट्स हो गए प्लस 7 यूटीज़। ये फॉर्मेशन हमारा था 2014 तक। फिर क्या हुआ, फिर 2019 में आर्टिकल 370 जो कि रिवोक हो गया था। आर्टिकल 370 स्पेशल प्रोविज़न या स्पेशल राइट्स फॉर जम्मू कश्मीर, उससे बिलोंग करता था, ठीक है। तो आर्टिकल 370 रिवोक होने के बाद क्या हुआ, जम्मू और कश्मीर ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। ये भी यूटी, ये भी यूटी, यानी कि प्रेजेंट का फॉर्मेशन क्या हो गया, एक स्टेट 2 पार्ट में टूटा है, यानी कि एक कम कर दीजिए, 28 स्टेट्स प्लस 2 यूटीज़ में टूटा है, तो 9 यूटीज़ हो गया। ओके। अब 2019 में एक चीज़ और हुई, एक प्रपोजल आया था कि 2 यूटीज़ हैं, एक दादरा नागर हवेली प्लस दमन एंड दीव। ये आप जान रहे हैं, दादरा नागर हवेली प्लस दमन एंड दीव, ये 2 अलग अलग डिफरेंट यूटीज़ थी, ठीक है। इनके मर्जर की बात की गई, प्रपोजल आया, जिसको कि 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे के दिन 2020 यानी कि इसी ईयर उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया, मंजूरी दे दी गई। इसके बाद से ये दोनों का मर्जर हो गया और ये एक यूटी में बदल गया। यानी कि अब हमारा 2020 में क्या प्रेजेंट फॉर्मेशन है, हमारा प्रेजेंट फॉर्मेशन अब ये हो गया है कि 28 स्टेट्स प्लस 8 यूटीज़, ये हमारा फाइनल फॉर्मेशन है। ओके। यानी कि शेड्यूल 1 में क्या है, शेड्यूल 1 को आप सीधे इस तरीके से याद कर सकते हैं कि देयर इज़ अ प्रोविज़न फॉर 28 स्टेट्स प्लस 8 यूटीज़। ओके, क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सेकंड शेड्यूल, यानी कि शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 में क्या कहा गया है, शेड्यूल 2 में कहा गया है कि पहले स्पेसिफिक लैंग्वेज देख रहे हैं हम, फिर अपना शॉर्ट ट्रिक या जो भी कीवर्ड कह लीजिए या फिर ट्रिक कह लीजिए, उसमें देखते हैं। पहले स्पेसिफिक लैंग्वेज को देखते हैं। देखिए उसमें लिखा है कि देयर विल बी ए प्रोविज़न फॉर एमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस। एमोल्यूमेंट्स मीन्स सैलरी और अलाउंसेस मीन्स भत्ते, यानी कि वेतन और भत्ते, इसकी बात कही गई है। अब किसके वेतन और भत्ते, किसकी सैलरी और किसके अलाउंसेस, वो देख लीजिए आप। प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर कहाँ के, लोकसभा के। राज्यसभा के कौन, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। सेम स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर कहाँ के, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा जो स्टेट्स में होती है। और फिर चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन कहाँ के, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद कहाँ होती है, स्टेट्स में होती है। जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेज ऑफ हाई कोर्ट एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में कैग भी बोला जाता है। ओके, ठीक है। अब अगर आप इसको लिस्ट के फॉर्म में याद करेंगे तो शायद आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको बस आप समझ लीजिए, आपको अपने आप ही अपनी ट्रिक मिल जाएगी और समझ जाएंगी कैसे याद करना है या कैसे ध्यान रखना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ध्यान रखना है। आई होप थोड़ी सी ये जानकारी आप शायद जानते हो, और नहीं जानते हो तो सुन लीजिए, आगे तो आपको पढ़ाना ही है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 3 पिलर हैं, ठीक है। एक तो होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है जुडिशरी, ठीक है। देखिए एग्जीक्यूटिव,
एग्जीक्यूटिव मतलब वो जो कानून को पास करते हैं या साइन, जिनकी फाइनल अथॉरिटी, मतलब जिनके साइन के बाद कोई नियम या रूल होता है वो कानून बनता है, कानून। ठीक है, ओके। तो अगर हम यूनियन या सेंट्रल लेवल पे बात करें तो प्रेसिडेंट हो गए, सेंट्रल लेवल पे बात करें तो प्रेसिडेंट हो गए, और स्टेट लेवल पे बात करें तो गवर्नर हो गए, प्रेसिडेंट और गवर्नर। लेजिस्लेचर कौन होते हैं? लेजिस्लेचर वो होते हैं जो कानून को बनाते हैं। अब कानून अपने यहाँ कौन बनाता है? सेंट्रल में पार्लियामेंट बनाती है, और पार्लियामेंट क्या मतलब हिस्सा कौन कौन है? राज्यसभा और लोकसभा। रुकिए एक मिनट, इसको मैं आराम से समझाता हूँ, थोड़ा वैसा हो रहा है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव तो आप समझ गए हैं, एग्जीक्यूटिव सेंट्रल में प्रेसिडेंट हो गया और स्टेट में गवर्नर हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए। और लेजिस्लेटिव क्या होता है? लेजिस्लेटिव वो होता है जो कानून बनाते हैं, तो एक सेंट्रल पे और एक स्टेट में, सेंट्रल पे और एक स्टेट में। तो सेंट्रल में क्या हो गया? राज्यसभा प्लस लोकसभा, और स्टेट में क्या हो गया? स्टेट में आपके हो गए विधानसभा और विधान परिषद, जिसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, तो ये आपके लेजिस्लेचर से संबंधित हो गया। अब आपका पोर्शन बचा है तीसरा पिलर, जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी में देख लीजिए, सेंट्रल लेवल पे हाईएस्ट जो इंस्टीट्यूशन है वो कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। और स्टेट लेवल में हाईएस्ट जो इंस्टीट्यूशन है वो कौन सा है? हाई कोर्ट। ओके, ठीक है, मतलब जो कुछ भी वेतन भत्ते यानी कि सैलरी और अलाउंसेस की बात कही गई है वो इन्हीं लेजिस्लेचर्स के बारे में बात कही गई है। मतलब लेजिस्लेचर्स इन्हीं 3 पिलर्स के बारे में बात कही है, यानी कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। ठीक है, तो देख लीजिए, अब आपको याद हो जाएगा। अब मैं आपको एक बार लिख देता हूँ फिर से समझाते हुए और इजी बनाते हुए। जैसे कि मैंने एक तरफ लिख दिया सेंट्रल लेवल पे, ठीक है, एक तरफ स्टेट लेवल पे मैंने लिख लिया, ठीक है, और एक तरफ आप कैग तो कॉमन रखिए, आगे भी आएगा कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सेंट्रल लेवल पे देख लीजिए कौन कौन आ रहा है। एग्जीक्यूटिव यानी कि प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव मानी कि राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा के जो अध्यक्ष और उनके जो सबॉर्डिनेट अध्यक्ष होते हैं उनको बोलते हैं, उनको कहा जाता है चेयरमैन प्लस डिप्टी चेयरमैन। ठीक है, और जो लोकसभा के होते हैं उनको बोला जाता है स्पीकर। अध्यक्ष जो होते हैं, अध्यक्ष महोदय, उनको स्पीकर, और जो उनको असिस्ट करते हैं या उनसे सेकंड पोजीशन पे होते हैं उनको बोला जाता है डिप्टी स्पीकर। ठीक है, यानी कि इनकी सैलरी और इमोल्यूमेंट्स, इनकी सैलरी और इमोल्यूमेंट्स, इनकी सैलरी और इमोल्यूमेंट्स, इनकी सैलरी और इमोल्यूमेंट्स, और इनके वेतन और भत्ते प्रेसिडेंट के। ठीक है, इनकी बात कही गई है। और कौन बचा? सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल लेवल पे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात की गई है। ओके, इनकी सेम यहाँ स्टेट में गवर्नर। लेजिस्लेटिव वो क्या हो गया लेजिस्लेचर में? एक तो हो गए लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, सेम वही। असेंबली में जाएंगे तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, काउंसिल में जाएंगे तो काउंसिल में आपके हो जाएंगे चेयरमैन प्लस डिप्टी चेयरमैन। ओके, ठीक है, और स्टेट लेवल पे हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशरी क्या हो गया? हाई कोर्ट। ठीक है, यानी कि जजेस ऑफ हाई कोर्ट। आई होप समझ गया। और ये कैग तो आपका रहेगा ही रहेगा। ठीक है, मतलब कि वेतन और भत्ते की किसकी बात की गई है? इन्हीं 3 की बात की गई है। ठीक है, अब आपको समझना स्टार्ट हो गया। अब एक बार आप पीछे जाके देखिए, अब आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर कहाँ के? लोकसभा के। चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन कहाँ के? राज्यसभा के। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर कहाँ के? लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के हो गए। ठीक है, और चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन कहाँ के? लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, स्टेट्स में होते हैं। और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, अब आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। चलिए अब फिर देखते हैं थर्ड शेड्यूल। आप लेक्चर को सुनते जाइएगा, लास्ट में मैं आपको एक सिंपल से एक पेज की समरी दूंगा, जिससे आपको ये जो सब पढ़ रहा हो ना एक झटके में एक बार में आपको याद हो जाएगा। ठीक है,
तो लास्ट तक चैनल को लास्ट तक लेक्चर को देखते रहिएगा। अब देखिए थर्ड शेड्यूल देखते हैं। थर्ड शेड्यूल मतलब शेड्यूल 3। देखिए इसको याद करने का तरीका है, इसमें सिंपल सी बात है, इसमें ओथ का कहा गया है, प्रोविज़न फॉर ओथ। ठीक है, वही फिर क्वेश्चन आता है कि ओथ किसकी ओथ, वो मैं अभी आपको डिस्क्राइब करूँगा। पहले तो देख लेते हैं शेड्यूल 3 को याद कैसे किया जाए। देखिए जैसे आता है ना शपथ, ठीक है ना। देखिए 3 वर्ड्स आ रहे हैं, 1 2 और 3, और ये 3 है ना शेड्यूल 3, यानी कि शेड्यूल 3 का संबंध किससे है? शपथ से। हो गया याद आपको। अब देखिए ओस लिखा ना, अब वही किस किस की, यूनियन मिनिस्टर्स, कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कैग, स्टेट मिनिस्टर्स, कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेचर्स, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, तो अब देख लीजिए। देखिए इसको भी वही वैसे ही याद करते हैं तरीका, मतलब यहाँ भी वही 3 पिलर की बात की जाएगी, उन्हीं से संबंधित है। मेन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट सब वही हैं, और भी हैं, मेन तो यही हैं। जैसे देखिए एक तरफ मैं लिखूँगा सेंट्रल, एक तरफ मैं लिखूँगा स्टेट, और एक तरफ कैग को डाल दे रहा है। ये तो कॉमन ही आ रहा है ना सब में। सेंट्रल में देखिए अगर सेंट्रल के मिनिस्टर्स की ओथ की बात की जा रही है तो यहाँ भी मिनिस्टर्स की बात करी जाती है, स्टेट के मिनिस्टर्स की बात की जा रही है। और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, यहाँ सेंट्रल में पार्लियामेंट होती है ना, तो यहाँ पे बात की जा रही है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वही सेम यहाँ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस। ठीक है, सेम पैटर्न पे आप समझ गए होंगे, ज़्यादा इसमें समझाने की जरूरत है नहीं। मेन चीज़ ध्यान रखिएगा, शापाथ 3 वर्ड आ रहे हैं शेड्यूल। देखिए अब फोर्थ शेड्यूल में देखिए क्या लिखा है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। इसमें कहा गया है कि देयर विल बी ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा। राज्यसभा में हर स्टेट और यूटी का रिप्रेजेंटेशन होगा। कि भाई अब देखिए कैसे होगा, जो बड़ा स्टेट होगा उसकी ज़्यादा सीट्स होंगी और जो छोटा स्टेट होगा उसकी कम सीट्स होंगी। कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ, मैक्सिमम और मिनिमम के फॉर्मेट में मैं आपको दिखा देता हूँ, वरना सारा का तो नहीं दिखा रहा हूँ सभी का, वरना लंबा लेक्चर हो जाएगा। आप मैक्सिमम मिनिमम में देख लीजिए। जैसे कि मैक्सिमम, ठीक, और एक तरफ हम लिख लेते हैं मिनिमम। तो मैक्सिमम में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में टॉप 2 दिखा दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की हैं 31 सीट्स, कहाँ? राज्यसभा में बात कर रहे हैं हम, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा की बात करिए ना। तो 31 सीट्स इन यूपी और 19 सीट्स किसकी हैं? महाराष्ट्र की। ठीक है, और मिनिमम 1 हैं, और एक ही स्टेट्स की नहीं, कई स्टेट्स की हैं, काफ़ी स्टेट्स की हैं। कुछ तो मैं आपको याद करा दे रहा हूँ। जैसे आपने सुना होगा 7 सिस्टर्स। 7 सिस्टर्स से किसको डिनोट करते हैं? नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को डिनोट करते हैं ना 7 सिस्टर्स से। तो उसमें आप आसाम को छोड़ दीजिए। देखिए 7 सिस्टर्स की बात कर रहे हैं और आसाम को छोड़ना है, तो बस आसाम के आगे 7 लगा दीजिए। मतलब आसाम की 7 सीट रिप्रेजेंट करती है राज्यसभा में आसाम को। ठीक है, बाकी जितने भी स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जितने भी बचेंगे स्टेट्स, उन सभी में 1 सीट है। जैसे कि मान लीजिए नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, ठीक है, और त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, इन सब में 1 सीट है। और भी हैं, पौंडीचेरी हो गया, पौंडीचेरी यूटी हो गया, वहाँ 1 सीट है। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। मतलब फोर्थ शेड्यूल में शेड्यूल 4 की बात किससे की गई है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीट्स कहाँ? इन राज्यसभा। ओके, अब देखते हैं 5th शेड्यूल, मतलब कि शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 देखिए लिखा है क्या है, प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। अब आप इसको सिंपल से ऐसे ध्यान रखिए,
मैं बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए एक वर्ड होता है कास्ट, CASTE। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 वर्ड आ रहा है ना। और शेड्यूल 5 की बात कर रहे हैं, मतलब शेड्यूल 5 का संबंध किससे है? शेड्यूल 5 का संबंध कास्ट से है। और कास्ट की जहाँ बात आया वहाँ पे SC और ST, तो आपको ध्यान आ जाएगा, इनका जिक्र कर दीजिएगा, आपको समझ में जाएगा। यानी कि किसकी बात की गई है? इसमें बात की गई है देयर इज ए प्रोविज़न फॉर, यहाँ प्रोविज़न किसका है? प्रोविज़न फॉर गवर्नेंस ऑफ SC और ST एरियाज़। ठीक है, गवर्नेंस का मीन कि वहाँ का भाई एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, वहाँ का कंट्रोल वहाँ पर कंट्रोल कैसे होगा, ये सब चीज़ें। ठीक है, समझ गए ना। मेन चीज़ ये है कि आपको याद रखना पड़ेगा शेड्यूल 5 का संबंध है किससे। ओके, अब देखिए 6th शेड्यूल 6। इसमें देखिए क्या है, प्रोविजन सेम भाई, रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज़ इन द स्टेट्स ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इसकी सिंपल सी कोडिंग याद रखिए, ATM। बस ये ध्यान रखिए कि इस ATM में एक M एक्स्ट्रा है, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, यानी कि फिर वही बात कि देयर इज़ ए प्रोविज़न फॉर, ये अपनी लोकल लैंग्वेज है, मतलब जो मैं ये सब लिख रहा हूँ एक लोकल लैंग्वेज है, ये स्पेसिफिक लैंग्वेज है ऊपर वाली। ये सिंपल मैंने अपने मतलब समझाने के लिए, समझने के लिए, बताने के लिए, ये याद करने के लिए, जो भी आप कह लीजिए उसके लिए है। ठीक है, तो प्रोविज़न फॉर गवर्नेंस ऑफ ATM। बस भैया ये ध्यान रखिएगा कि इस ATM में एक M एक्स्ट्रा है। देखिए आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, अब आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ओके। देखिए अब देखते हैं 7th शेड्यूल, यानी कि शेड्यूल 7। पढ़ लीजिए एक बार फिर, स्पेसिफिक लैंग्वेज, डिवीजन ऑफ पावर्स। ठीक है, बिटवीन किसके? यूनियन और स्टेट्स के। कि भैया यहाँ क्या बात की है? यहाँ बात की गई है डिवीजन ऑफ पावर्स किसके बीच में? सेंटर प्लस स्टेट, मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में बात की गई कि डिवीज़न का पावर होगा। तो भाई कुछ सब्जेक्ट सेंटर्स को मिले हैं जिन पे वो कानून बनाएंगे, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे स्टेट ही कानून बनाएगी। ठीक है, मैटर्स, सब्जेक्ट मतलब मैटर्स, और कुछ ऐसे भी मैटर्स हैं कि जिन पर कानून दोनों ही बना सकती है, सेंटर और स्टेट दोनों ही कानून बना सकती है कुछ मैटर्स पे। ठीक है, तो वही, तो देखिए डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3। मतलब यहाँ क्या है, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो देयर इज़ ए प्रोविज़न फॉर 3 लिस्ट। अब समझ गए 3 लिस्ट का संबंध किससे है? आपको यह बस यही कीवर्ड भी ध्यान रखना है कि 7th शेड्यूल का मतलब 3 लिस्ट है। आपको सब समझ में आ जाएगा कि डिवीजन ऑफ पावर्स की बात की जा रही है, और डिवीजन ऑफ पावर्स का मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में पावर की बात, जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी बात की जा रही है। 3 लिस्ट मतलब एक तो हो गई आपकी यूनियन लिस्ट, एक हो गई आपकी स्टेट लिस्ट, एक हो गई आपकी, देखिए देयर इज ए प्रोविज़न फॉर 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड एक है करंट लिस्ट। ठीक है, इसका प्रोविज़न ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है इंडिया में। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया है इस लिस्ट को, वो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। कॉन्करेंट लिस्ट का जो प्रोविज़न है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ओके, अब यूनियन लिस्ट, ये वो मैटर्स होते हैं, ये वो टॉपिक्स हैं या ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिन पर कानून सेंटर बनाएगी और ये स्टेट्स बनाएगी, और इन पर दोनों बना सकते हैं। इस वाले केस में देख लीजिए, अगर कोई ऐसा टॉपिक है या कोई ऐसा मैटर है जिस पे कानून स्टेट बना देती है, लेकिन ये वो मैटर है जिस पे दोनों कानून बना सकते हैं, ओके विद इट,
कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस वाले मैटर पे अगर सेंट्रल ने कानून बना दिया है तो उसी को सुप्रीम माना जाएगा, उसी को प्रायोरिटी दी जाएगी और वही एप्लीकेबल होगा, इसका वाला एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर सेंट्रल ने नहीं बनाया है और स्टेट ने बनाया है तो ठीक है, ये चलता रहेगा। लेकिन सेंट्रल ने उस पर कानून बना दिया तो फिर सेंटर का माना जाएगा। ओके, तो देखिए यूनियन लिस्ट, यहाँ फ्रेश लिख देता हूँ, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट। तो ये कितने कितने विषय पे, कितने कितने सब्जेक्ट्स पे काम करते हैं। तो देखिए यूनियन के पास 100 ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे वो लॉ बना सकता है, और स्टेट के पास 61 है, और कंकरेंट लिस्ट में कितने हैं 52 टॉपिक। तो आपको मेन याद क्या रखना है, शेड्यूल 7 की जहाँ बात आए तो आपको ध्यान रखना है शेड्यूल 7 मीन्स 3 लिस्ट, ठीक है। और 3 लिस्ट की बात है आपको सारी कहानी याद आ जाएगी, ये वाली यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। बस एक ये नंबर याद आपको और रखना है। इसको आपके अपनी तरफ से कुछ भी कोडिंग बना लीजिए, जैसे मुझे तो खैर याद ही हो गए, आप देख लीजिए 100, 61, 52। ओके, चलिए अब देखते हैं 8th शेड्यूल नंबर 8। शेड्यूल 8 का संबंध किससे है? शेड्यूल 8 का संबंध है देयर इज़ ए प्रोविज़न फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब ये है कि कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में प्लेस मिला है, स्थान मिला है, तो वो ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी कहलाती हैं, ठीक है। तो इस टाइप की ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी कितनी है 22 प्रेजेंट में, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए आप ऐसे ध्यान रखिए 14 + 8 = 22। बस ये इक्वेशन ध्यान रखिए, आपको सब याद आ जाएगा। देखिए शेड्यूल नंबर 8 है ना, तो 8 नंबर शेड्यूल हम मतलब 14 में 8 जोड़ रहे हैं, यानी कि देखिए लिख दे रहा हूँ पहले, फिर मैं बताता हूँ। बिफोर, आफ्टर, एडिशन, और ये आपकी हो गई करंट या प्रेजेंट, ठीक है। जब हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब हमारे यहाँ सिर्फ 14 लैंग्वेजेस को स्पेसिफाई किया गया था, फिर 8 लैंग्वेज को अलग अलग अमेंडमेंट से जोड़ा गया। मतलब पहले 14 थी, फिर बाद में 8 और जुड़ी, और प्रेजेंट में हमारी कितनी हो गई 22, ठीक है। बस ये याद रखना, मतलब 14 + 8 = 22। आपको समझ में आ जाएगा कि इसका संबंध किससे है, ऑफिशियल लैंग्वेज से है, ठीक है। और वो अमेंडमेंट कौन कौन से आप देख लीजिए, 21, 71, 92, ठीक है, और आपकी 96, ये हैं। ये अभी आपको इतना याद नहीं रखना है, जब हम अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे तब आपको आ जाएगा। आपको एक्चुअल में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप एक ही पॉलिटी एक ऐसी चीज़ है कि आप एक ही प्लेस पे चाहे तो एक साथ सारी चीज़ें कंबाइन करके पढ़ सकते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपको जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। तो जब हम चीज़ों को सेपरेट अलग अलग पढ़ते रहेंगे कि पहले एक चीज़ पढ़ ली, फिर दूसरी चीज़ पढ़ ली, तीसरी चीज़ पढ़ ली, चौथी चीज़ पढ़ ली, तो जब चीज़ें आपके सामने आने लगेंगी तो आप अपने आप रिलेशन बना लोगे उनके बीच में, क्योंकि आप खुद सोचो कि ये चीज़ वहाँ पर थी, इसका रिलेशन उससे था, ये इससे कनेक्ट है। बताने को बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पे अभी बता सकता हूँ, लेकिन बताऊँ तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे, वो मैं चाहता नहीं हूँ। तो आप लोग सिंपल बस मेरे साथ पढ़ते चले जाइए, आपको कब क्या रिलेशन बन जाएगा, कि आपको सारी चीज़ें सब समझ में जाएंगी, आपको खुद पता नहीं चलेगा, और कब सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा ये भी पता नहीं चलेगा। बस सिंपल वे में सीधे सीधे चुपचाप पढ़ते चले जाइए, ठीक है। हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, एक नज़र डाल लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है। आसामी है, बंगाली है, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि क्या हमारा इंग्लिश जो है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है या नहीं है, तो नहीं है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है संस्कृत से रिलेटेड कि संस्कृत है, हाँ संस्कृत है। उर्दू से भी पूछा गया, उर्दू है, हाँ उर्दू भी है। और नेपाली से पूछा गया, नेपाली से इसलिए जानबूझ के पूछा गया कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, नेपाल तो एक कंट्री से रिलेट कर देता है ना, रिलेट कर देता है, नेपाल है तो नेपाली नेपाल से संबंध ये वो इस तरीके से। तो लोग यहाँ पे कन्फ्यूज हैं कि नहीं होगा, नहीं, नेपाली को दिया गया है, हमारे यहाँ ऑफिशियल स्टेटस दिया गया। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं पूछे जाते हैं, जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, अब आगे देखते हैं।
देखिए अब देखते हैं हम लोग नाइन्थ शेड्यूल। नाइन्थ शेड्यूल को देखने से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि इनिशियली हमारे 8 शेड्यूल थी, फिर 4 अमेंडमेंट्स आई, वो भी अलग अलग। हमारे यहाँ 12 हो गई। तो अभी तक हमने 8 पढ़ ली ना, अब जो 4 आएंगी ना, मैं उसमें आपको अमेंडमेंट भी बताता रहूँगा कि किस किस अमेंडमेंट के थ्रू ये आएंगी हम। ठीक है, तो देख लीजिए। अब इसको मत पढ़िए, ये देख लीजिए कि इसका सीधा संबंध है। नाइन्थ शेड्यूल को मैं यहाँ लिख देता हूँ, बस ये कीवर्ड ध्यान रखिएगा, लैंड रिफॉर्म एंड एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। ये जो था इसको ख़त्म करने के लिए लैंड रिफॉर्म हुआ था, उसका संबंध है। और ये किस शेड्यूल से, वो किस अमेंडमेंट से आया था? ये आया था फर्स्ट अमेंडमेंट, मतलब जो सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ था उसमें ये रिफॉर्म आया था, लैंड रिफॉर्म। ठीक है, कब आया था? 1951 में। ठीक बस इतना ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं 10th शेड्यूल, यानी कि शेड्यूल 10। शेड्यूल 10 का सीधा मतलब है एंटी डिफेक्शन लॉ। ये वर्ड ध्यान रखिएगा, या हिंदी में दल बदल। ठीक है, अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे। शेड्यूल 10 में ये 0 आ रहा ना, तो 0 का काम क्या होता है? लुढ़कना। 0 को छोड़ दीजिए, इधर लुढ़कता चला जाएगा, उधर लुढ़कता चला जाएगा, कहीं भी लुढ़कता चला जाएगा। तो मतलब कि ये उन मिनिस्टर्स के लिए बात की गई है जो पार्टी चेंज करते रहते हैं ना मेंबर्स। जैसे कि देख लीजिए, प्रोविजंस रिलेटिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर हो चाहे पार्लियामेंट है, ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, उसके आधार पर उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। होता क्या है, देखिए एक हरियाणा के मिनिस्टर थे, काफ़ी पुरानी बात है ना, तो एक मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या किया कि एक ही दिन के अंदर 3 बार पार्टी चेंज करी। ठीक है, एक ही दिन, विद इन ए डे 3 बार पार्टी चेंज करी। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, दल बदल नहीं होता, अब आप ये भी जान रहे होंगे, अब आप ये तो जान ही रहे हैं कि पार्टी कोई क्यों चेंज करता है। जहाँ से अच्छा ऑफर मिलता है लोग वहाँ जाते हैं। ठीक है, तो इन भाई साहब ने एक ही दिन में 3 बार पार्टी चेंज कर ली। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये एंटी डिफेक्शन लाया। तो इसका जो प्रोविज़न डाला गया वो शेड्यूल 10 में डाला गया। तो 10 को आप ये 0 से ध्यान रखिए। 0 जो होता है लुढ़कता रहता है। तो लुढ़कते रहने का मतलब वो दल बदल, ठीक है ना, पार्टी चेंजर, या ये भी कह सकते हैं जो पार्टी आपके चेंजर होते हैं ना, पार्टी चेंज कर लेते हैं, उनके लिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं 11 शेड्यूल 11 एक चीज़ रह गई, चलिए शेड्यूल 10 में बता देता हूँ। ये जो है 52nd अमेंडमेंट से आई है 1985। अब इसको कैसे याद करें? देखिए भाई 52 है ना, तो 5 × 10, 5 दूनी 10 होता है ना, तो शेड्यूल 10 आ रही है, तो मतलब 52वें संविधान संशोधन से आई है ये शेड्यूल 10। ठीक है, याद हो गया आपको? चलिए देखिए शेड्यूल 11 देखते हैं। शेड्यूल 11 में कहा गया है, प्रोविज़न दिया गया पंचायती राज का। पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, तो पंचायती राज मतलब इसके ऑर्गेनाइजेशन का, ये कैसे काम करेगी, क्या क्या होगा, इस तरीके से क्या क्या सब्जेक्ट्स इसको मिले हैं, किन किन पे काम करेगी, इस टाइप से, मतलब जितना भी सब कुछ इससे रिलेटेड सिस्टम है वो पंचायत का, वो शेड्यूल 11 में डिफाइन है। तो पंचायत किन किन मैटर्स पे काम करेगी, इसको दिए गए हैं 29 सब्जेक्ट्स। ठीक है, और अपने यहाँ 3 लेयर कह लीजिए, या 3 टियर कह लीजिए, या 3 स्टेज सिस्टम है पंचायती राज का। मतलब कि क्या, हमारे यहाँ एक ग्राम पंचायत होती है,
फिर एक पंचायत समिति होती है, और एक होती है जिला परिषद। ठीक है, तो ये विलेज लेवल पे हो गया, ये ब्लॉक लेवल पे हो गया, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गया। ओके, और कितने सब्जेक्ट्स मिले? 29 सब्जेक्ट्स। चलिए अब आगे देखते हैं। और ये, हाँ, ये ध्यान रखिएगा 73 अमेंडमेंट्स आया, 1992 से आया। अब हम देखते हैं शेड्यूल नंबर 12, शेड्यूल 12। इसमें क्या कहा गया? वही पावर्स, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? आपको मेन कीवर्ड ये ध्यान रखना, म्यूनिसिपैलिटीज़ यानी कि नगर पालिका। ठीक है, तो ये इनको सब्जेक्ट्स दिए गए हैं कितने? 18। याद कैसे करेंगे? देखिए भाई, इससे पहले शेड्यूल 11 थी ना, उसमें पंचायत था। पंचायत को कितने सब्जेक्ट्स दिए गए थे? 29। ठीक है, और वो शेड्यूल नंबर 11 था, तो उन्हीं के सब्जेक्ट्स में आप 11 को माइनस कर दीजिए उसी शेड्यूल नंबर को, कितने आ गए? 18। ठीक है, ये मतलब ये एक छोटी छोटी ट्रिक है, कोडिंग है, आप याद रख सकते हो कि कितना नंबर है। एक का याद कर लीजिए, दूसरे को उसी में से माइनस कर दीजिए 18। तो देखिए यहाँ 18 आ गया ना, तो 18 सब्जेक्ट्स पे ये काम करती है। ठीक, बस यहाँ पर आपकी ये शेड्यूल ख़त्म हो गई। और अब मैं आपको इसकी समरी देता हूँ कि अभी तक आपने जो इतना लंबा सब कुछ सुना है, इसको आप एक पेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे और कैसे मुश्किल से 5 मिनट में आपको कैसे याद होगा। अब देखते हैं। ये देखिए, अभी तक मैंने आपको सारा सब कुछ डिटेल में समझाया। ठीक है, अब आपको एक कहानी भी जुड़ी हुई है हर शेड्यूल से कि क्या है, क्या नहीं है, कैसे क्या है। लेकिन अब आपको मेन क्या याद रखना है, क्या नहीं याद रखना है, वो आपको समझ में आ जाएगा, और कैसे याद रखना है। देखिए, अब देखिए आपका एक ही पेज में आ गया सारा। शेड्यूल 1 है। शेड्यूल 1 का मतलब क्या? देयर इज़ ए प्रोविज़न फॉर, किसका प्रोविज़न है भाई? 28 स्टेट्स, और ये 8 यूटीज़, 9 नहीं, ये सॉरी 8 यूटीज़ हैं। ठीक है, टाइपोग्राफिकल एरर है, ये मैंने बताया आपको, समझाया, पूरी कहानी समझाई थी। दूसरे में क्या था? प्रोविज़न फॉर सैलरी एंड एमोल्यूमेंट्स। देखिए 2 आ रहा है ना, तो 2 से ध्यान रखिएगा, वेतन और भत्ते, ये ध्यान रखिएगा। आपको याद आ जाएगा कि ये शेड्यूल 2 का प्रोविज़न किससे है और किससे है, ये मैं आपको पीछे समझा चुका हूँ। शेड्यूल 3, इसका प्रोविज़न किसका प्रोविज़न दिया है? प्रोविज़न फॉर ओथ। ओथ का मैंने आपको बताया था ना, श प थ, 1 2 3 आ रहा है ना, 3 हो गया। इसको याद कर लीजिए 4 को। 4 में राज्यसभा में स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है, प्रोविज़न फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा। इतनी कॉमन लैंग्वेज तो याद ही की जा सकती है, इतना टफ लैंग्वेज को कंपैरिजन में। ठीक है, शेड्यूल 5 देखिए। शेड्यूल 5 को मैंने याद करने के लिए आपको बताया था, बस एक वर्ड याद रखिए, कास्ट। 1 2 3 4 5 वर्ड आ रहे हैं ना, सॉरी 5 लेटर आ रहे हैं ना, वर्ड बोल रहा हूँ, 5 लेटर आ रहे हैं। तो शेड्यूल 5 किससे? SC एंड ST एरियाज, प्रोविज़न फॉर गवर्नेंस ऑफ SC एंड ST एरियाज। शेड्यूल 6 मैंने आपको कहा था ATM, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको सब कहानी याद आ जाएगी, पीछे पढ़ा चुका हूँ, बस आपको बस कीवर्ड ये ध्यान रखना है, और ऐसे ही नोट्स भी बनाने हैं आपको। शेड्यूल 7 प्रोविज़न फॉर 3 लिस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किसके बीच में? सेंटर और स्टेट के बीच में। यूनियन लिस्ट, जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, ये स्टेट कानून बनाता है, इन पे कोई भी, दोनों में से कोई भी कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 100 सब्जेक्ट, ये 61, इनको 52 सब्जेक्ट। ठीक है, शेड्यूल 8 को याद कैसे करें? प्रोविज़न फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, इसको याद करने के लिए मैंने बताया था ना, 14 + 8 = 22, 22। इस इक्वेशन को याद रखिए, सब याद आ जाएगा आपको। शेड्यूल 9 सीधे सीधे बस लैंड रिफॉर्म से याद रखिए, आपको याद आएगा जमींदारी सिस्टम को हटाने के लिए जो लैंड रिफॉर्म किए गए थे, उनसे रिलेटेड जो प्रोविज़न है वो शेड्यूल 9 में डाले गए थे। और ये पहले अमेंडमेंट से आए थे 1951 में, फर्स्ट अमेंडमेंट। शेड्यूल 10 को कैसे याद करेंगे? एंटी डिफेक्शन लॉ, मतलब दल बदलू। देखिए 10 में 0 आ रहा है ना, 0 लुढ़कता रहता है उधर, मतलब कि भैया पार्टी चेंज करते रहते हो, तो भाई एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है ना। 11 पंचायती राज। पंचायती राज का मैंने 3 लेयर बता दिया आपको, अपने यहाँ सिस्टम होता है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इनको सब्जेक्ट्स कितने मिले हैं? 29। ये बेसिक डिटेल्स हैं, आप याद रखिएगा बस।
और 29 में -11 कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 18। इनको 18 सब्जेक्ट्स मिले म्यूनसिपैलिटीज़ को, यानी नगर पालिकाओं को, ठीक है। इसमें इनका प्रोविज़न है। देखिए अब आपके कितनी शॉर्ट और कितनी ही जल्दी आपकी 12 शेड्यूल्स हो गई, ठीक है। तो एक बार आपने डिटेल में पढ़ लिया, एक बार आपने उसके शॉर्ट में ये नोट्स बनाने हैं, और नोट्स आपको जो बनाने हैं वो यही बनाने हैं, ठीक है। ओके, आई होप, मुझे लगता है आपको अब सब समझ में आ गया होगा, अच्छा भी लगा होगा लेक्चर। और भी बहुत कुछ बातें बतानी है, लेकिन लेक्चर लंबा हो रहा है, कुछ बातें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।